तो भोजन को बनाना या फिर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम नाम दे देते हैं भाई साहब पोषण हमारे पास में हो चला है। पर ये सनलाइट का उपयोग नहीं करते, विदाउट सनलाइट विदाउट वाटर के ये अपना खाना बना रहे हैं और उसी के द्वारा ये क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का काम करता है, अंदर खींच लेता है और अंदर ही फिर क्या कर लेगा, उसका डाइजेशन कर लेगा, ग्लूकोज से ऊर्जा को बनाती है और इसी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं, क्या हो गया है वो, श्वसन की प्रक्रिया हमारे पास में हो चली। जिसका तुम्हें था इंतजार वो वीडियो आ गया आ गया आ गया आपके सामने। हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो बहुत शानदार होंगे आप सभी। और आज के इस प्यारे से वीडियो के लिए बेटा जी आप रेडी होंगे। जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस ये आपकी क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत आईएमपी सा चैप्टर है, लेकिन इस आईएमपी से चैप्टर को हम बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से कैसे रिवाइज कर सके, तो उसके लिए हम हाजिर हैं भाई साहब। रिवीजन के लिए हम हाजिर हैं। बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में इस चैप्टर की हर एक छोटी से छोटी बात और हर एक बड़ी से बड़ी बात को हम क्या कर लेंगे, आज डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो स्वागत है बिना देरी के, बिना ज्यादा बातचीत के, बहुत कम समय में भाई साहब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का ये प्यारा सा वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं देवी और सज्जनों आज का ये प्यारा सा सेशन। सबसे पहली चीज बेटा जी जो हम आज के इस सेशन के अंदर देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने सुन रखा है कि इस चैप्टर का जो मीनिंग होता है जीव प्रक्रम, इसका मतलब क्या होता है सर जी? जीव प्रक्रम या इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा आईएमपी प्रक्रियाएं चलती है। जैसे हमारे पास में पोषण की एक प्रक्रिया चलती है, पाचन, वहन या इसी को हम परिवहन भी बोलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया और उत्सर्जन की। ये 5 हमारे शरीर में अलग अलग बेटा जी आईएमपी सी प्रक्रियाएं चलती हैं और ये आईएमपी प्रक्रियाएं हमें जीवन जीने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इन्हीं प्रक्रियाओं को बेटा जी हम एक साथ मिलाकर के क्या नाम दे देते हैं, जीव प्रक्रम नाम दे देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया अगर जिंदा रहना है तो इनके आगे क्या करना पड़ेगा, झुक करके रहना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए ये 5 प्रक्रियाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होती है। ओके सर जी, यहां पर सबसे पहले हम धीरे धीरे करके इन 5 प्रक्रियाओं के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली हमारे पास में आ रही भैया पोषण की प्रक्रिया। पोषण होता क्या है? जब कोई जीव बेटा जी अपना खाना बनाता है या फिर खाने को कहीं से लेता है, प्राप्त करता है, तो भोजन को बनाना या फिर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम नाम दे देते हैं भाई साहब पोषण हमारे पास में हो चला है। पोषण हमें 2 तरह से देखने को मिलता है, एक तो होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा हमारे पास में होता है विषमपोषी पोषण। जब हम स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कि जीव अपना खाना, अपना भोजन खुद बना लेता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा वो स्वपोषी पोषण हो गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया है। विषमपोषी पोषण हम किसे बोलेंगे, तो जब कोई जीव अपना खाना खुद नहीं बनाता बल्कि किसी और से अपना खाना लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं ये विषमपोषी पोषण हमारे पास में हो गया है। स्वपोषी पोषण को हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में, 2 अलग अलग भागों में क्या करते हैं मेरे बच्चा जी, हम बांटते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास में होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण और दूसरा हमारे पास में होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण का मतलब क्या, कौन करते हैं यह पोषण? हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को लेते हैं और जड़ों की सहायता से लेते हैं किसको, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये अपना खाना क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इसी पोषण को हम नाम दे देते हैं ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण हो चला है। बहुत सारी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहली चीज, हमारे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण में हमारे जो प्लांट है वो कच्चे पदार्थ के रूप में किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और सनलाइट का। इन 3 चीजों का हमारे प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं और ये अपना खाना बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनता है हमारे पास में प्रोडक्ट? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और हमारे पास में जल बनता है। यहां पर ग्लूकोज जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन और जो जल होता है बेटा जी ये बाय प्रोडक्ट, मतलब वो तो साथ में बन चुके हैं। ठीक है सर जी, यहां एक बहुत ही स्पेशल सी बात कि जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, तो हमारे प्लांट ने जो वाटर लिया है उस वाटर के टूटने की वजह से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्लांट जो खाना बना रहे हैं वो ग्लूकोज के रूप में प्लांट ने अपना खाना बनाया, लेकिन इसी ग्लूकोज को वो ले जाकर के क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और ग्लूकोज का स्टोरेज ये करते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के रूप में ये स्टोरेज करते हैं। हमारे पास में प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण जो होता है, जितने भी इस पृथ्वी के ग्रीन प्लांट से मेरे लाडलो, और इसके अलावा जो नील हरित शैवाल होती है ये क्या करती है भैया, इस तरह का पोषण करती है। ओके सर जी, इस प्रक्रिया के अंदर प्लांट्स ने एक प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना क्या कर लिया है सर जी, खाना बना लिया। ओके, दूसरी चीज हमारे पास में निकल करके आती है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण।
अब रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण जो होता है वो कुछ स्पेशल से बैक्टीरिया करते हैं, जैसे आयरन जीवाणु होता है, जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास हो गया, फेरेडॉक्सिन हो गया। 2 से 3 तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा ये जीवाणु। और इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा मेरे बच्चा ये जीवाणु क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर ये सनलाइट का उपयोग नहीं करते। विदाउट सनलाइट, विदाउट वाटर के ये अपना खाना बना रहे हैं। किसका उपयोग करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, H2S का यूज करते हैं। प्रोडक्ट में ये बनाते हैं किसको? ग्लूकोज को और सल्फर। बस ध्यान ये रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था और यहां पे ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्होंने वाटर नहीं लिया, H2S लिया, उसमें तो ऑक्सीजन होता नहीं है। हाँ ठीक है सर जी। एग्जाम्पल्स हमें पता है कि आयरन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास और फेराडॉक्सिन हमारे पास में हो चला है। इसके साथ में आप अगर देखोगे तो स्वपोषी पोषण के बारे में तो हमने चर्चा करी। दूसरा होता है हमारे पास में विषम पोषी पोषण। ये आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है परजीवी पोषण, जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहे और उससे क्या करे, उसको मारे बिना उससे पोषण ले, तो इसी को हम नाम दे देते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण। इसका हमारे पास में नाम हो चला है। जैसे अमरबेल हो गया, किलनी हमारे पास में हो चली है, फीताक्रमी हमारे पास में हो चला है, जू हो चला है हमारे पास में, और लीच हमारे पास में हो गई है। ये हमारे पास में परजीवी पोषण की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके सर जी। जब हम मृतजीवी पोषण की बात करते हैं तो ऐसा पोषण जिसमें कि कोई जीव मरी हुई सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसी को हम मृतजीवी पोषण, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया है, मशरूम हो गया, ये हमारे पास में मृतजीवी पोषण की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट आईएमपी प्राणी समभोजी पोषण, या इसी को हम बोल देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? जब कोई एक जीव ठोस अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में क्या करे, अपने किसी भोज्य पदार्थ को खाए और शरीर के अंदर उसका पाचन करे, इस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं, यह होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया है, प्राणी समभोजी पोषण हो चला है। मृतजीवी पोषण वाले जो जीव होते हैं बेटा, वो शरीर के बाहर ही क्या कर देते हैं, भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये दोनों में क्या होता है, बेसिक सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया सर जी, डन डनाडन डन सर जी। जब हमारे प्लांट बेटा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो प्लांट की जो पत्तियां होती है उनके पास में कुछ बहुत स्पेशल सी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। जब आप किसी प्लांट की पत्ती को देखोगे तो उस लीफ में, उस पत्ती में आपको छोटे छोटे से पोर्स, छोटे छोटे से छिद्र देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसी को हम रंध्र नाम दे देते हैं। इन रंध्रों के द्वारा पत्ती जो होती है भाई साहब, प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, गैसेस आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ओके। दूसरी चीज, हमारा जो प्लांट है ये जमीन से बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब इस पत्ती के ऊपर सनलाइट आकर के गिरता है तो यहां से वो वाटर क्या होता है, भाप बनकर के उड़ता है, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा पानी जो है वो भाप बनकर के बाहर उड़ता है। ठीक है ना। तो छिद्रों का 2 काम हो गया, एक तो वाष्पोत्सर्जन कराना और गैसों का आदान प्रदान कराना। ये 2 इसके क्या होते हैं, अलग अलग हमें फंक्शन देखने को मिलते हैं। जब यहां पर ये शब्द आया वाष्पोत्सर्जन, तो इसका मतलब क्या है और प्लांट ऐसा करते क्यों है? क्या सर पानी भाप बन करके उड़ता है तो इसका प्लांट को फायदा होता है? हाँ बेटा, फायदा होता है। कैसे सर जी? जब पानी भाप बन करके उड़ रहा है मेरे बच्चा, तो इस प्रक्रिया को हम वेपराइजेशन या बाष्पोत्सर्जन, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है प्लांट के लिए? सबसे पहला प्लांट के लिए जो फायदा होता है कि भैया वो धूप के अंदर खड़ा हुआ है, जब धूप में खड़ा हुआ है तो ज्यादा उसको गर्मी का महसूस हो रही है उसको, तो अपने आसपास का जो पूरा की पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठंडा बना रहे, उसका तापमान कंट्रोल में रहे, इसलिए भैया बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जरूरी होता है। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट ने जमीन से खींच लिया उसको वो क्या करना चाहता है, बाहर करना चाहता है, तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा एक और फायदा यहां पर देखने को मिलता है, जब प्लांट जड़ों की सहायता से पानी को अवशोषित कर रही थी तो हमारा ये वाष्पोत्सर्जन के कारण एक दाब जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब, और वो जड़ों से वाटर को क्या करता है, ऊपर खींचने में मदद करता है। तो इसके 3 अलग अलग हमारे पास में क्या हो गए, फंक्शन देखने को मिल गए। सर ये रंध्र जो है ये तो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि पानी जो है वो भाप बन करके उड़ रहा है, नुकसान भी होता होगा? नहीं, नुकसान नहीं होता। क्यों बेटा? कभी कभी हमारे रंध्र को अगर मान लो जरूरत नहीं है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो प्लांट ऐसे समय पर क्या कर लेता है, रंध्र को बंद कर लेता है। जब उसको लग रहा है कि अरे यार वाटर की कमी है और अगर रंध्र खोला तो पानी तो बाहर चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वो रंध्र को बंद कर लेते हैं।
रंध्र या तो खुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं या फिर बंद अवस्था में पाए जाते हैं। जब कभी भी हमारे इस प्लांट को अपने रंध्र को खोलना रहता है तो ये बाहर से क्या करता है, पानी को इन द्वार कोशिकाओं के अंदर लेकर के आ जाता है। ये जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं द्वार कोशिका। पानी आता है बाहर से, कहां पर, अंदर के साइड में, और ये द्वार कोशिका फूल जाती है और द्वार कोशिका के फूलने की वजह से ये वाली जो दीवार है भाई साहब वो इधर के साइड में क्या हो जाती है, खिसकती है, और इसी की वजह से ये जो छिद्र होता है इन द्वार कोशिकाओं के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, छिद्र देखने को मिलता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, रंध्र बोल देते हैं। ठीक है, जब इस द्वार कोशिका को अपने रंध्र को बंद करना है उस समय पर ये सारा पानी क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। सारा जो पानी है उसको निकाल देती है, कहां पर, बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारी द्वार कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है और ये जो हमारा रंध्र है भाई साहब ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के बीच में जो जगह है बेटा उसी को हमने रंध्र बोला था। जगह जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब हमारा जो रंध्र है वो क्या हो चला है, बंद होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ओके सर जी, डन डना डन डन है। यहीं पर बेटा जी आपको एक बहुत छोटी सी बात जो पता होनी चाहिए, एक बहुत छोटी सी हमारे पास में जो बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं हमारे दो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिज्म है अमीबा और दूसरा हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है कौन, पैरामीशियम। जब ये अपने भोजन को ग्रहण करने वाले होते हैं तो इन दोनों में भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें पाई जाती है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपना खाना कैसे खाते हो तो आप बेटा जी ऐसा हाथ से क्या कर लेते हो, खाना खा लेते हो। लेकिन ये जो अमीबा आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें हाथ पैर नहीं पाए जाते। ये पैरामीशियम में ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें हाथ पैर नहीं पाए जाते। तो फिर सर ये खाना कैसे खाता है? ये बेटा खाने को अंदर ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए अपने झूठे हाथ पैर के जैसी संरचनाएं बनाता है और उसी को हम कूटपाद नाम दे देते हैं, या पादाब उसका हमारे पास में नाम होता है। पादाब उसका हमारे पास में नाम होता है, कूटपाद या पादाब। और उसी के द्वारा ये क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का काम करता है, अंदर खींच लेता है और अंदर ही फिर क्या कर लेगा, उसका डाइजेशन कर लेगा। हमारा जो पैरामीशियम है वो थोड़ा सा अपोजिट काम करता है। इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से क्या देखने को मिल रहा है, आपको पक्षमाव देखने को मिल रहा है। इसी को हम नाम दे देते हैं सीलिया। और इन्हीं पक्षमाव के द्वारा, इन्हीं सीलिया के द्वारा हमारा ये जो पैरामीशियम है वो क्या करता है भाई साहब, भोजन को खाने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। किसके द्वारा? पक्षमाव के द्वारा ही ये पकड़ने का काम करेगा। ओके, बहुत छोटी सी बात थी जो कि हमने क्या किया, डिस्कस की। अब बात आती है, पहला तो हमने पढ़ा है पोषण के बारे में, दूसरी हमारे पास बात आती है पाचन के बारे में। पाचन क्या होता है बेटा? हम जो खाना खा रहे हैं ना वो जटिल पोषक पदार्थ है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। उसको छोटे 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 से सिंपल से मॉलिक्यूल में तोड़ देना, जिनको कि हमारी बॉडी अवशोषित कर सके, जिनको हमारी बॉडी यूज कर सके, उतने छोटे छोटे से हिस्सों में तोड़ देना, इस प्रक्रिया को ही हम नाम दे देते हैं पाचन। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं पाचन बोलते हैं। अब हमारे भोज्य पदार्थ जो हमने खाया है उसको छोटे छोटे से पार्टिकल्स में, छोटे छोटे से कणों में तोड़ने का काम कौन करते हैं? तो केमिकल्स करते हैं। और उन केमिकल्स को जो कि पाचन की प्रक्रिया करते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं भाई साहब एंजाइम। उसका हमारे पास में नाम होता है एंजाइम। तो रसायन जो कि जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में तोड़ेंगे उसी को हम नाम दे देंगे वो एंजाइम हो चले। ओके, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग अंग होते हैं और बहुत सारे अलग अलग अंग मिलकर के क्या करते हैं, पाचन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में होती है हमारी मुख गुहा, ये जो अंदर की खाली जगह है इसको हम बोलते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। हमारे पास में होता है एक आमाशय, हमारे पास में होती है ग्रशिका, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये हमारे पास में हमारे पाचन अंग होते हैं और ये अंग आपस में मिलकर के ही क्या करते हैं, काम करते हैं एक तंत्र की तरह। इसलिए हम बोल देते हैं ये पाचन तंत्र कहला रहे हैं। इन्हीं को हम मिला करके बोल देते हैं ये पाचन तंत्र हमारे पास में हो गए। अब आप इस छोटी आंत को अगर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है, स्पेशल सा स्ट्रक्चर होता है। क्यों बेटा? छोटी आंत के अंदर मेन जो पाचन की प्रोसेस होती है वो छोटी आंत में ही होती है। मेन जो पाचन होता है, डाइजेशन, वो इसके पास में होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं, मेरे जैसे हिरन वगैरह की हम बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, बेटा ये किसको खा रहे हैं? प्लांट्स की पत्तियों को खा रहे हैं। और उस पत्ती में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी हिरन हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, इनकी जो छोटी आंत होती है ना, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती, बहुत ज्यादा ये
लंबी हमें देखने को मिलेगी। कौन? क्षुद्रांत या छोटी आंत, लंबी देखने को मिलेगी। जो मांस खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए शेर हो गया, जैसे भेड़िया हो गया, ये मांस खाते हैं। इसके कारण इनकी जो छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वो छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की जो लंबाई होती है, उनके भोजन के अनुसार क्या होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आपको देखने को मिल सकती है। ओके सर जी, डन 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 है। हम अगर हमारे पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो हमने हमारे 5 अलग अलग पाचन अंगों को तो देखा। इसके अलावा हमारे शरीर में बेटा, हमारे शरीर के अंदर कुछ अलग अलग ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो कि किसको बनाती है? एंजाइम्स को बनाती है, केमिकल्स को बनाती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे शरीर में होती है एक लार ग्रंथि, इसी को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये जो लार ग्रंथि है, ये 2 तरह के केमिकल बनाती है। एक तो बनाती है लाइसोजाइम को, और एक बनाती है लार एमाइलेज को। सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम को बनाने का काम किसका होता है? लार ग्रंथि का। ये एंजाइम्स आगे क्या फंक्शन करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लार एमाइलेज, इसी को हम टाइलिन भी नाम दे देते हैं, इसका नाम टाइलिन भी होता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है हमारे पास में, वो होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पेप्सिनोजन को बनाती है मेरे बच्चा, पेप्सिनोजन नाम का केमिकल बनाती है, जो बाद में पेप्सिन में बदल जाता है। HCl को बनाती है, और श्लेष्मा मतलब म्यूकस को भी ये बनाने का काम करती है, ठीक है। तीसरी चीज, जो लीवर होती है हमारे पास में, लीवर ग्रंथि जो होती है, ये बनाती है किसको? पित्त रस का फॉर्मेशन करती है। अग्नाशय की जब हम बात करेंगे तो ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन नाम के क्या करती है? 3 केमिकल्स का फॉर्मेशन करती है, इन 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा हमारी छोटी आंत में भी एक ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है आंत्र ग्रंथि। बट इसके जो एंजाइम्स है, ये आपसे क्लास 10th में पूछे नहीं जाते। 11th में अगर पहले चैप्टर था, लेकिन वो अब हट चुका है। काइमोट्रिप्सिनोजन वगैरह ये बनाती थी, बट इसके आपसे पूछे नहीं जाते। ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है, ये बहुत स्पेशल सा क्या करते हैं मेरे लाडलो? फंक्शन करते हैं। जैसे हम लार एमाइलेज की अगर बात करें तो ये स्टार्च का क्या करती है? पाचन करती है। लाइसोजाइम की बात करें तो ये हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको मारने का काम करेगा। पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिन जो होता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। HCl जो होता है बेटा, ये हमारे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलवाता है, पहली बात तो। और अगर भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मारने का काम करेगा। श्लेष्मा जो होता है, म्यूकस, ये हमारे पास में आमाशय को अम्ल से क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। पित्त रस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा जो बड़े बड़े आकार में, उसको छोटे छोटे से आकार में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और इंसुलिन बहुत फेमस, ये क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखने का काम करता है, ठीक है ना। एंजाइम सारे के सारे आईएमपी बेटा जी, ये पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। डन है। चलिए आगे की तरफ, जब हम टीथ की बात कर रहे हैं, जब हम दांत, हमारे माउथ के अंदर होते हैं दांत, हम जब दांतों की बात करते हैं मेरे बच्चा, तो हमारे पास में 4 तरह के क्या होते हैं? दांत होते हैं। एक होता है हमारे पास में आगे वाले दांत, इंसीजर बोलते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ग्रीन कलर के 4, ये इंसीजर होते हैं। इसको हम बोलते हैं भैया कृंतक दांत। ज्यादा डिटेल में मत ध्यान रखना, बहुत कभी कभार पूछे जाता है। यहां पर आपको ये जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रदनक। पीले कलर के जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया अग्रचवर्णक। और ब्लू कलर के जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं चवर्णक। जब कोई बच्चा जन्म लेता है मेरे बच्चा, तो उसके अंदर दूध के दांत पाए जाते हैं, 20 दांत होते हैं, वो बाद में टूट जाते हैं। फिर बाद में दोबारा से क्या होते हैं? नए दांत आते हैं। और लास्ट में आते हैं टोटल कितने? 32 दांत आते हैं हमारे पास। इसलिए तो बोलते हैं कि एक मारूंगा तो 32 ही तोड़ दूंगा, ऐसा सुना होगा ना। 32 ही मतलब 32 दांत। ओके, टोटल जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के? आपको 4 प्रकार के आपको दांत देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास में देखने को मिलते हैं। पहला है इंसीजर कृंतक, दूसरा है रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर जब दांत के बारे में हम चर्चा की मेरे बच्चा, तो आपने सुना होगा कि भैया डेली ब्रश करना जरूरी है। बचपन में तो मम्मी बहुत ज्यादा मारती भी थी, ब्रश नहीं करते थे तो। क्यों? रीजन ये मेरे बच्चा कि जब हम अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं तो ऐसे समय पर हमारे ये जो दांत हैं, इनके ऊपर के साइड में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है इनेमल, या उसी को हम बोल देते हैं भाई साहब डेंटाइन, उसका हमारे पास में नाम होता है। वो हमारे दांतों की बहुत आईएमपी लेयर है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे, वहां पे खाना फंस जाएगा, और जब खाना फंस जाएगा वहां पे बैक्टीरिया लगेगा, वो वहां पर क्या करेगा? एसिड बनाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो दांत है वो क्या होने लगेगा? धीरे 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 गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। और इस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं दंत क्षरण, टूथ डिके, इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं भाई साहब रोज 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 डेली 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 क्या करना जरूरी है? ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पोषण के बारे में और पाचन के बारे में अभी तक पढ़ा। तीसरी कंडीशन, जब हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है तो वहां पर हमारी जो बॉडी है भाई साहब वो क्या करती है? उस भोजन से एनर्जी बनाती है। जो पचा हुआ भोजन है उससे क्या बनाती है? एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर
कोशिका जो होती है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्लूकोज से ऊर्जा को बनाती है और इसी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं, क्या हो गया है वो, श्वसन की प्रक्रिया हमारे पास में हो चली है, श्वसन नाम की प्रक्रिया हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मनुष्य की कोशिका की अगर बात करें ना, तो जो ग्लूकोज हमने खाया है बेटा, वो ग्लूकोज जाता है कहां पर, कोशिका के अंदर। ये आपको दिखाई दे रही है कोशिका। जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज गया तो ये ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है किसमें, पायरुविक अम्ल में, और कुछ अमाउंट में एनर्जी में क्या हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन, पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। ये पायरुविक अम्ल के पास में अभी और भी ज्यादा एनर्जी बाकी है, ये एनर्जी देना पसंद नहीं करता, तो इस पायरुविक अम्ल को हमारी जो कोशिका है वो भेज देती है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो वहां पर ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसको बना देता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ऊपर वाली जो प्रक्रिया हुई है ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। ये वाली प्रोसेस कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, ये वाली प्रोसेस। और ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्रेब्स चक्र, इसका हमारे पास में नाम होता है। ये नीचे वाली का नाम होता है क्रेब्स चक्र, याद रहेगा ना, ठीक है सर जी, डन डना डन डन। यहां पर हमारे मनुष्य की जो नॉर्मल सी सेल है, इसके अंदर होने वाली प्रक्रिया को हमने देखा, ये श्वसन की प्रक्रिया है। लेकिन हमारे शरीर ने बेटा किसका यूज किया है, ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी को बनाया, इसलिए हम बोलते हैं भैया ये ऑक्सी श्वसन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज करके इसने एनर्जी को बनाया। इसी को हम वायवीय श्वसन भी नाम दे देते हैं, इसी का हमारे पास में नाम होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन इसका नाम हो गया। ऊर्जा निर्माण इस प्रोसेस में अच्छी खासी होती है, तबीयत से होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को होने में बहुत अच्छा समय लगता है, अधिक समय इसमें लगता है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन की तरफ अब हम चलते हैं। दूसरी हमारी एक कोशिका है बेटा, ईस्ट कोशिका। जब हम ईस्ट कोशिका की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ईस्ट कोशिका के अंदर ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के साथ में कुछ एनर्जी बनाता है, लेकिन ये ईस्ट के पास में माइटोकॉन्ड्रिया की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पायरुविक अम्ल को बेटा ये जो ईस्ट है जैसे तैसे किस में तोड़ता है, ये एथेनॉल में तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में तोड़ करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और ईस्ट के अंदर जितनी भी प्रक्रिया हो रही है ऊर्जा निर्माण की, वो कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में ही आपको देखने को मिलेगी। पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरी स्टेप कोशिका द्रव्य में। यहां पर ईस्ट को एक सुविधा है, क्या सुविधा है, हमें तो क्या चाहिए थी भैया, ऑक्सीजन चाहिए थी हमारी कोशिका को। इस ईस्ट की कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के इसने एनर्जी बना लिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन, या इसी को हम अवायवीय श्वसन भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम फर्मेंटेशन या किण्वन नाम भी इसका हमारे पास में होता है। ओके सर, ऊर्जा निर्माण थोड़ा सा कम होता है लेकिन जल्दी हो जाता है, कम समय में हो जाता है, और यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रोसेस हो जाती है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने एक तो मनुष्य की कोशिका देखी और ईस्ट की कोशिका देखी। बेटा कभी कभी हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं, जैसे मांसपेशी कोशिका की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी मांसपेशी कोशिका होती है ना, इसको जल्दी फास्ट एनर्जी की जरूरत चाहिए, और जब फास्ट एनर्जी की जरूरत चाहिए तो भाई साहब वो शॉर्टकट अपना लेती है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाती है, थोड़ी सी एनर्जी निकलवा लेती है, और इस पायरुविक एसिड को ये तोड़ देती है किसके फॉर्म में, लैक्टिक अम्ल और एनर्जी के फॉर्म में ये तोड़ देती है। कहां पर हो रही है प्रोसेस, कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हमारी पेशी कोशिकाएं भैया अकड़ जाती है, काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है ना, काम करना बंद कर देती है। लेकिन बाद में कुछ समय आराम करोगे तो वो लैक्टिक एसिड अपने आप क्या हो जाता है, हट जाता है। ओके सर जी, डन डनाडन डन है। ये 3 तरह के आपने क्या देख लिए मेरे बच्चा, श्वसन आपने देख लिए यहां पर, 3 तरह के आपने श्वसन देख लिए यहां पर। जब ऊर्जा का फॉर्मेशन हो रहा है हमारी कोशिका के अंदर, तो हमारी कोशिका इस ऊर्जा को, इस एटीपी को कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, किसके फॉर्म में चेंज कर देती है, एक एनर्जी करेंसी के फॉर्म में, ऊर्जा मुद्रा। किसको बोलते हैं, एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका हमारे पास में पूरा नाम होता है। एक अगर एटीपी की बात करें तो उसके पास में 30.5 किलोजूल एनर्जी हमें देखने को मिलती है, बहुत आईएमपी है 30.5 किलोजूल, ये बहुत ज्यादा आईएमपी, ये याद रखना। ओके ठीक है सर जी, 30.5 किलोजूल एनर्जी हमें देखने को इससे मिलेगी, डन है। ओके, अब देखो हम भी क्या कर रहे हैं भैया, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्लांट भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ना उनका चल रहा है। हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, हम हमारी नाक के द्वारा लेते हैं। हमारे प्लांट कैसे लेते हैं,
वो बेटा जी गैसों का आदान प्रदान पत्ती के द्वारा भी कर सकते हैं, जड़ के द्वारा भी कर सकते हैं और तने के द्वारा भी कर सकते हैं। तीन चीजें हैं उनके पास में, गैसेस को लेने के लिए, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट के पास में तीन चीजें हैं, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। ओके, दिन के समय पर जो हमारे प्लांट होते हैं मेरे बच्चा, वो ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। दिन के समय पर प्लांट कौन सी गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। लेकिन रात के समय पर हमारा जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? बाहर करता है रात के समय पर। ओके, ठीक है सर जी, ये वाली बात हमारे पास में क्या क्लियर। हम कैसे सांस लेना देना छोड़ते हैं? तो हमारे पास में बेटा जी पाया जाता है एक बहुत ही शानदार सा सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है हमारी बॉडी में। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास में होती है ये नाक के छिद्र होते हैं, इसको हम बोलते हैं नासा द्वार बोलते हैं। फिर नाक का पूरा रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं नासा मार्ग। एक पाइप होता है जिसको कि हम बोलते हैं श्वास नली, और यही पाइप आगे जाकर के कुछ फूले हुए गुब्बारों के रूप में बेटा दिखाई देता है, उसको हम बोल देते हैं कुपिका। श्वास नली आगे जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इन हिस्सों को हम बोलते हैं श्वसनी, और आगे जाकर के और नए नए हिस्सों में डिवाइड होती है, उसको हम बोल देते हैं श्वसनिका। ठीक है ना। यहां पर ये एक गले वाला भाग भी हमें देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ये एक ऐसा भाग है बेटा जो कि वायु और भोजन दोनों का रास्ता होता है, ये हमारा गला। लेकिन आगे जाकर के दो पाइप स्टार्ट हो जाता है, तो पानी अलग जगह चला जाता है, और पानी भोजन अलग जगह, और हवा जो होती है वो अलग जगह चले जाती है। ठीक है ना। आईएमपी बात, ये कुपिका वाली थोड़ी सी स्पेशल, इसको ध्यान रखना। कुपिका में बेटा गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसियस एक्सचेंज। जो हमने सांस ली उसमें ऑक्सीजन है, उसका ब्लड के अंदर डालना, ये कुपिका का ही काम है। इसके अलावा ये फेफड़ों की क्या होती है? क्रियात्मक इकाई, मतलब फेफड़ों के अंदर जो एक्चुअल में काम कर रहा है वो कौन है? कुपिका ही है जो एक्चुअल में काम कर रहा है। ठीक है सर जी। कुपिका जो भी ऑक्सीजन को ले रही है मेरे बच्चा, उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है कौन? हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और वही हीमोग्लोबिन मेरे लाडलो क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के जाने का काम करता है। इसलिए हम हीमोग्लोबिन को क्या बोल देते हैं? श्वसन वर्णक नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा था? परिवहन कर रहा था। कौन? हमारा हीमोग्लोबिन। ओके सर जी, डन डनाडन डन है सर जी हमारे पास पे। जब बेटा जी हम सांस ले रहे हैं और हम जब सांस छोड़ रहे हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। और कोशिका के अंदर ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? उसका नाम हमारे पास में श्वसन हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चा जी। ओके सर जी। श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रियाओं में होती है, माइटोकोशिकाओं में होती है हमारे पास में। लेकिन श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में गैसियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बेटा जी, ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे पास में श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता। श्वसन की प्रक्रिया एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन ये एक फिजिकल रिएक्शन हमारे पास में होती है। ठीक है ना। ओके, सांस जब आप ले रहे हो तो इसको हम बोलते हैं नीह श्वसन या अंतः श्वसन, इसका नाम होता है जब आप सांस ले रहे हो। जब आप सांस को छोड़ते हो तो इसका नाम होता है नीह श्वसन, या इसी को हम बोल देते हैं बहिर् श्वसन, इसका हमारे पास में नाम हो गया। ओके, अंतः श्वसन मतलब सांस को अंदर लिया। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी ये जो वक्ष गुहा है इसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। और हमारा यहां पर जो डायफ्राम है ना, वो कैसा हो जाता है? चपटा हमारे पास में देखने को मिलता है जब हम सांस अंदर ले रहे हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो गुंबद नुमा हमारे पास में देखने को मिलता है, गुंबद नुमा हो जाता है। ओके सर जी, डन डनाडन डन हमारे पास में इतनी बात है। चलिए यहां पर हम इस चैप्टर के चौथे हिस्से पर आते हैं, जो कि होता है परिवहन तंत्र। मानव का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें तीन भाग देखने को मिलेंगे। एक तो होता है रक्त वाहिनी, और हमारे पास में हृदय देखने को मिलता है। ये तीन अलग अलग हमारे पास में भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड आपने देखा होगा एक सैंपल में ऐसा इकट्ठा हुआ मेरे बच्चा। जब ब्लड को हम इकट्ठा करते हैं तो एक रेड वाला हिस्सा नीचे जमा हो जाता है और हल्का येलो वाला ऊपर के साइड हमारे पास में दिखाई देता है। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये आपको तरल माध्यम देखने को मिलेगा, हल्के पीले रंग का देखने को मिलेगा। ये बेटा भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। ओके सर जी। जो यहां पर नीचे वाला ये जो हिस्सा होता है जिसको कि हम रक्त कणिका बोलते हैं, इसमें आपको तीन तरह की कोशिकाएं, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलती है। जो आरबीसी होती है ये लाल रंग देती है किसको? ब्लड को। 120 दिन तक जिंदा रहती है बेटा, और ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर ही कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है।
WBC ये श्वेत रंग की होती है, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहती है और ये हमारे शरीर को क्या करती है, इम्यूनिटी देने का काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता देने का ये काम करती है। प्लेटलेट्स का बड़ा आईएमपी सा फंक्शन होता है, जब हमारे शरीर में किसी जगह पर हमें चोट लग जाती है तो उस चोट लगी हुई जगह पर बेटा जी हमारा जो ब्लड बह रहा है उसको रोकना किसका काम होता है, हमारी इस प्लेटलेट्स का काम होता है। ब्लड की क्लॉटिंग करवाना, रक्त का थक्का जमाना, इसी का हमारे पास में काम होता है। ओके, एक बात ध्यान रखना, हमारे शरीर में दो तरह से ब्लड फ्लो होता है, एक तो होता है शुद्ध ब्लड या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजनित ब्लड। शुद्ध ब्लड उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी और इसका रंग कैसा होगा, गहरा लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। अशुद्ध रक्त हम किसको बोलते हैं, जो कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा होती है और इसका रंग जो होता है गहरा नीला हरा टाइप का थोड़ा सा देखने को मिलता है, इतना ज्यादा हरा नहीं, इतना ज्यादा नीला नहीं, लेकिन हल्का डार्क वाला देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए ओके सर जी। जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का जो काम करती है, उन नलियों को हम बोल देते हैं भैया वो रक्त वाहिनी हो गई है। हमारे पास में 3 तरह की रक्त वाहिनी होती है, पहले मैं आपको 2 बता रहा हूं। एक है हमारी धमनी, दूसरी होती है हमारे पास में शिरा और तीसरी होती है हमारे पास में केशिकाएं। धमनी का काम होता है ब्लड को कहां लेकर के जाना, हार्ट से दूर लेकर के जाना, यह धमनी का काम होता है। ठीक है सर जी। हार्ट के पास ब्लड को लेकर के आना यह शिरा का काम होता है। हमारी धमनियों के अंदर बेटा प्योर ब्लड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो आपकी फुफ्फुस धमनी होती है इसमें कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है अभी मैंने बताया था। हमारी जो शिराएं होती है इसमें बेटा जी अशुद्ध रक्त जनरली देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन है फुफ्फुस शिरा, इसमें शुद्ध होता है, उल्टा शुद्ध होता है इसमें। ओके, धमनियों के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, अधिक दाब से प्रवाहित होता है ब्लड, और शिराओं के अंदर कम दाब से क्या होता है, प्रवाहित होता है। धमनी गहराई में क्या होती है हमें उपस्थित देखने को मिलेगी, डीप इनसाइड बॉडी होगी, और शिराएं जो होंगी वो आपको ऊपर से ही हाथ में देखने को मिल गई होंगी, हरे हरे रंग की, वो होती है क्या, शिराएं। अब धमनी और शिराओं से भी बहुत ज्यादा पतली पतली सी हमारे पास में होती है कौन, केशिकाएं। ये रक्त को धमनी से लेकर के हमारे ऑर्गन अंग के हर एक हिस्से तक क्या करेगी, भेजने का काम करेगी। ओके, इनके रक्त की कोई विशेषता नहीं है, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी इसमें हो सकता है, दबाव इसमें ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा कम होता है, हर जगह हर हिस्से में आपको ये देखने को मिलेगी, हर बॉडी के हर जगह पर देखने को मिलती है कौन, केशिकाएं। बहुत पतली पतली सी थिन सी हमें देखने को मिलती है। चलिए, यहां पर दूसरी बात आती है हमारे पास में हृदय की, हार्ट की। बेटा हार्ट जो होता है ना वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे आप अगर देखोगे किसको, मछली को देखोगे तो मछली में 2 कक्ष वाला, 2 चेंबर वाला हार्ट देखने को मिलेगा। उसमें एक तो होता है ऊपर वाला चेंबर, नीचे वाला आलिंद और निलय होता है। मछली के अंदर जो ब्लड होता है वो केवल एक ही बार हार्ट में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें एकल परिसंचरण पाया जाता है। किसमें, मछली में। हमारे जो उभयचर होते हैं और जो सरीसृप होते हैं मेरे बच्चा, इनमें आपको 3 चेंबर वाला हार्ट देखने को मिलेगा। उसमें से 2 तो होते हैं आलिंद और एक आपको देखने को मिलेगा निलय। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण को करता है, मतलब 2 पूरा कंप्लीटली 2 नहीं, अपूर्ण 2, मतलब मिक्स हो जाता है ब्लड, इसलिए इसको हम बोल देते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। ओके सर जी। हमारी बात आ रही है अब 4 कक्षी हृदय किसमें होता है, स्तनधारी मतलब मनुष्य में, पक्षी में और मगरमच्छ में देखने को मिलता है। 4 कक्ष वाला हृदय होगा, 2 आलिंद होंगे, 2 निलय होंगे, और हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण होगा वो दोहरा परिसंचरण आपको देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है सर जी, डन डनाडन डन है। ओके सर जी, ठीक है। हमारे शरीर में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है मेरे बच्चा, तो ये जो ब्लड है आपको दाब, हमारी जो ब्लड की नलियां होती है उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, और इसी को हम बोल देते हैं वो ब्लड प्रेशर हो चला है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब हमारे हार्ट में बेटा निलय में संकुचन होता है, निलय छोटा होता है, उस समय पर हमारे पास में हमारी नलियों में 120 mm ऑफ Hg का दाब होता है जब निलय में संकुचन होता है, और इस दाब को बोलते हैं प्रंकुचन दाब। जब निलय नॉर्मल होता है तब हमारी ब्लड की नलियों में 80 mm ऑफ Hg का दाब होता है, और इसी 120/80 को बेटा हम नाम दे देते हैं ये हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है। इसको मापते कैसे हैं, तो स्फेग्नोमेनोमीटर एक हमारे पास में यंत्र होता है, पट्टा ऐसा लगा करके फुस 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 करके उसका क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ओके, चलिए। जैसे हमारे ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वैसे ही बेटा एक लिक्विड और पाया जाता है, जो कि यहां पर कोशिकाओं के पास में जो हमारी कैपिलरी होती है केशिका, उससे बहुत बहुत लिक्विड
पतला पतला सा लिक्विड रिसता हुआ रहता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लसिका। लसिका बेटा रंगहीन होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी देखने को नहीं मिलेगी। आरबीसी अगर होगी भी तो बहुत कम, 2 4 8 10 देखने को मिलेगी। डब्ल्यूबीसी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, और प्रोटीन जो होते हैं वो इसके पास में आपको कम देखने को मिलते हैं। किसमें? हमारी लसिका के अंदर। ओके सर जी, डन डनाडन, डन डनाडन, डन वाली हमारे पास में बात है। ओके, हमने देखा मनुष्य के शरीर के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन हमारे प्लांट में भी बेटा जो पानी है और भोजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो प्लांट में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। जैसे हमारे प्लांट में 2 चीजें पाई जाती है, एक तो जाइलम होता है और एक हमें देखने को मिलता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, और पानी को नीचे से कहां लेकर के जाता है? ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं ये जल का ऊपरी मुखी परिवहन करता है। ओके, जाइलम के द्वारा हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये फ्लोएम चाहे तो ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे, दोनों डायरेक्शन में ले जा सकता है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों डायरेक्शन में ये परिवहन कर सकता है। प्लांट भोजन को किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज। स्टोर किस रूप में करता है? स्टार्च। लेकिन भोजन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो किस रूप में लेकर के जाता है? सुक्रोज के रूप में क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके मेरे बच्चा, सुक्रोज के रूप में हमारे पास में ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा स्पेशल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हमारा जो प्लांट है वो जड़ों की सहायता से वाटर को क्या करता है? खींचता है। दिन के समय पर एक प्रेशर लगता है जिसका नाम होता है बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है? पानी को ऊपर खींचने में हेल्प करता है। लेकिन रात में तो भैया बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती नहीं, तो रात में कौन हेल्प करता है? हमारा मूल दाब जो होता है, रूट प्रेशर जो होता है, वो हेल्प करता है पानी को ऊपर खींचने में। 2 चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। डन डनाडन, डन है हमारे पास में। चलिए आते हैं इस चैप्टर के लास्ट हिस्से, उत्सर्जन की तरफ। देखो, इस धरती के ऊपर कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो शरीर के अंदर से कोई हानिकारक पदार्थ अगर उनको बाहर करना है तो डायरेक्टली वो बाहर फेंक देते हैं। हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ को वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं? बाहर। लेकिन हम बेटा मनुष्य बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो हमारी बॉडी में अगर कोई हानिकारक पदार्थ है तो हम उसको ऐसे डायरेक्ट स्किन से बाहर नहीं कर सकते। फिर कैसे करते हैं? हमारी बॉडी में अलग अलग अंग पाए जाते हैं जो मिलकर के उस हानिकारक पदार्थ को बाहर करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन नाम दे देते हैं। हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर करने की जो क्रिया होती है इसी को हम उत्सर्जन नाम दे देते हैं। ये उत्सर्जन कहलाती है। ओके सर जी, उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी देखने को मिलेगी। एक जोड़ी किडनी मतलब 2। एक जोड़ी आपको मूत्र वाहिनी देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगा मूत्राशय और एक देखने को मिलेगा मूत्र मार्ग। ओके सर जी, डन डनाडन डन। अब सुनो, हमारी बॉडी में सर हानिकारक पदार्थ कौन होता है? हमारी बॉडी में हानिकारक पदार्थ होता है यूरिया। तो यूरिया कहां से आता है? ब्लड में कहां से आता है? तो यकृत से आता है। ठीक है ना, यकृत ही है जो किसको बना रहा है? यूरिया को बना रहा है। और कहां डाल रहा है? ब्लड में डाल रहा है। ओके, इसको अलग करने का काम कौन करता है? तो हमारी किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, जो कि उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे। जैसे यहां पर ये हमारे पास में 2 अलग अलग किडनी होती हैं। ये डायग्राम आईएमपी, ये जो नली निकलती है इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। नीचे ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं बेटा मूत्राशय, और ये हो गया हमारे पास में क्या? मूत्र मार्ग हो चला है, यूरेथ्रा हमारे पास में हो गया। वृक्क का जो आकार होता है बेटा वो आपको सेम के बीच का आकार का आपको देखने को मिलेगा, वृक्क का आकार। ठीक है ना, इसी वृक्क के अंदर, इस वृक्क के अंदर बहुत सारे हमारे पास में क्या देखने को मिलते हैं? नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ये नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। ये नेफ्रॉन, इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक तो यहाँ पे ब्लड की नलियों का जाल होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये जो कप होता है इस कप को बोलते हैं बोमेन संपुट, और इन दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं मेल्पिगियन काय। इन दोनों को मिला करके मेल्पिगियन काय बोलते हैं। यहां पर ये जो नली होती है पहली वाली, इसका नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो लंबी सी ये यू आकार की देखने को मिली, इस नली को हम बोलते हैं हेनले लूप। फिर ये घुमावदार नली, इसका नाम होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये लंबी सी नली, इसका नाम होता है संग्राहक नलिका। ये पूरे हमारे इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और इसका काम है ब्लड में से यूरिया को अलग करना और यूरिन के द्वारा बाहर कर देना। हम डेली बेटा प्रतिदिन अगर आप देखो तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो 1 से 2 लीटर तक क्या करती है? यूरिन को बाहर कर देती है। हमारी जो बॉडी होती है वो 1 से 2 लीटर तक क्या करती है? यूरिन को बाहर करती है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? चलिए, तो ये हमारे आज के इस पूरे के पूरे जीव प्रक्रम टॉपिक का क्या था? एक बहुत शानदार सा रिवीजन था जो हमने किया। आई होप सो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो। ठीक है ना, और आपके जो रिवीजन है उसमें 4 चांद लगे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा, मजे से रहिएगा। ठीक है ना, चलिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।